नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित और जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीटेट में बने हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में कवर करेंगे। बने रहें, है ना, और देखते रहें सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम को। और बिना किसी देरी के आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं, आपकी स्क्रीन में आ रहा है आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा और समझते जाइएगा, है ना। सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो पैटर्न होते हैं बालकों में तर्क क्षमता का विकास करते हैं, है ना, बालक को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, उनके संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी लेवल में एक अनिवार्य हिस्सा होता है पैटर्न। आप देखेंगे एनसीईआरटी किताब, उसमें पैटर्न वाले काफ़ी सवाल मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि अब इससे क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी में कलात्मक गुणों का विकास होता है। नहीं, पैटर्न द्वारा कोई कला नहीं सीखी जाती, ठीक है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड कहता है कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। क्या केवल पैटर्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में? गलत बात। और वो प्राइमरी का बालक है, हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात यहाँ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, गलत ऑप्शन। विद्यार्थी को मज़ा आ जाता है, मज़ा आता है लेकिन उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्या कहता है कि यह विद्यार्थी में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं को समझने में उनकी सहायता करता है। यही पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, है ना। जो बालक जो पैटर्न जो होते हैं, जब बालक पैटर्न को पूरा करता है तो उसमें सृजनात्मकता यानी विभिन्न तरीके से चीज़ों को सोचता है और उसमें एक समझ का विकास होता है, ठीक है ना, एक नई सोच विकसित होती है। तो यहाँ पे सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं पैटर्न, और बालकों को मज़ा भी आता है करने में, ऐसी बात नहीं है कि उसको मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे सृजनात्मकता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं को समझने में भी उनकी सहायता करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परफेक्ट जो आंसर होगा हमारा वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्थ के साथ यहाँ पे आप लोग चले जाएंगे और देखते हैं आगे क्या करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कहता है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। छोटा बच्चा है ना, कक्षा 3 का बालक है, यदि उसको संख्या पद्धति पढ़ाना है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम अपन को पढ़ाना है कक्षा 3 के विद्यार्थियों, तो क्या होगा। फर्स्ट कह रहा है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझाना। बिल्कुल यही सही हो जाएगा हमारा, है ना। जो कक्षा 3 का विद्यार्थी है उसको अपन डायरेक्ट थोड़ी परिभाषा नहीं पढ़ा सकते, ठीक है ना। तो अपन को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यही सब करके अपन जो है बालक को संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी सा ज्ञान करा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो राइट ऑप्शन है, ठीक है ना, और मुझे लगता है कि यही हमारा सही हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, 4 अंकों वाली संख्या के योग। गलत बात, केवल ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए संख्या पद्धति का, ठीक है ना। थर्ड क्या कहता है, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता। प्रवीणता शब्द निगेटिव होता है, बालक को प्रवीण नहीं बनाना किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। फोर्थ कहता है 6 अंकों तक की गणना करना। गलत बात, यहाँ पे हम जो है सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही होगा, है ना, कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो कौन सी यहाँ पे सामग्री, आपको यदि लंबाई के बारे में बालक को बताना है तो कौन सी सामग्री परफेक्ट होगी उसके लिए, है ना। आपको पुरानी पद्धतियाँ बिल्कुल नहीं अपनानी है, ठीक है ना। पेपर हल करना है एकदम जो वर्तमान समय में है ना, यानी बालक से जुड़ी हुई चीज़ें देखना है ना, और उसी हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट क्या कहता है, नापने वाला टेप। क्या इससे बालक समझ जाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। सेकंड कहता है विभिन्न लंबाइयों इकाइयों वाले रूलर, है ना, और नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यही हो जाएगा। हमको बालक को क्या करना है कि जो उसके परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो वो जानता है ना, उन्हीं को लेके आना है और कक्षा में उन्हीं का प्रयोग करना है ताकि बालक को बेहतरीन तरीके से समझ में आए चीज़ें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा
सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, ये आ गया राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आप लिख के रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना। और वो एक सब्जेक्ट में नहीं आते, यहाँ से CDP में भी आएगा, है ना, EBS में भी आएगा, ठीक है, हिंदी हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको ज़रूरी तरीके से पढ़ लेना है ना। मैं इसके लिए वीडियो भी बना के लाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक क्लास में अपन इसको ख़त्म कर देंगे। अभी देखते हैं अपन क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा यानी तर्क का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिएगा, NCF बिल्कुल ये मानता है, NCF 2000 मानता है कि गणित जो है एक चिंतन वाला विषय है और तर्क वितर्क वाला विषय है, ठीक है ना, इसमें वो तरीका शामिल है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, गलत बात, किसी भी प्रकार की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बालक पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड कहता है खोजबीन उपागम, ठीक है, यहीं पे हो जाएगा कि खोजबीन उपागम का मतलब होता है बालक स्वयं करके सीखे, ठीक है ना। तो NCF यही मानता है कि बालक स्वयं करे, स्वयं खोजबीन करे, स्वयं चीज़ों को समझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सेकंड जाएगा। थर्ड क्या कहता है, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग, गलत बात, बोझ बढ़ाने वाली चीज़ें हो गई ये तो, है ना। और फोर्थ कहता है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल देना, ऐसे में बालक थक जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो NCF के हिसाब से बालक को एक खोजकर्ता के रूप में देखना है, खोजकर्ता बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या दर्शाती है। तो देखिएगा, यदि प्रतिशत प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक है प्रतिशत, है ना, प्रतिशत टॉपिक के बारे में यदि हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि पढ़ाते समय कक्षा में चर्चा शुरू की गई। तो इस चर्चा का उद्देश्य क्या होता है ना। तो यहाँ पे वही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करता है ना। और सेकंड कहता है कक्षा में बहस आरंभ करती है। देखिए, कोई भी चीज़ अपन को नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है, प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी आपको पॉजिटिव देखना है, ठीक है ना। थर्ड कहता है एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है, गलत बात, इसकी उपेक्षा की जानी चाहिए, नहीं, किसी भी चीज़ की उपेक्षा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट जो है परफेक्ट आंसर जो है ये फर्स्ट ही हो जाएगा, है ना, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कौशल संबंधी विकास होंगे बालक में, चर्चा जितना करेगा, जितना बोलेगा, अपने विचार रखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित कार्य क्या है ना। तो आंकड़ों का यदि विश्लेषण संबंधी बालकों में समझ विकसित करना है या उसका आकलन करना है, तो उसके लिए सर्वाधिक उचित कार्य क्या हो जाएगा, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह। तो यहाँ पे देखिएगा, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी आकलन के लिए सर्वेक्षण आधारित परियोजना ये सबसे परफेक्ट मानी जाती है, ठीक है ना, आपको इसी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, जीन प्याजे से 100% क्वेश्चन आएगा। प्याजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, ठीक है ना, यानी समाज से, जो समाज के नियम हैं उसी से सीखना होता है, ठीक है ना, अधिगम होता है समाज द्वारा। और गणित एक शिक्षक प्याजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए क्या करेगा, है ना, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, गलत बात, चाक और ताक पद्धति का प्रयोग करेगा, गलत बात, प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग, गलत बात, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। यही तो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई, है ना। जब बालक समूह में सीखेगा, समूह में क्या करेगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तो उसके लिए ये सबसे परफेक्ट होगा, ठीक है ना। और जीन प्याजे का सिद्धांत भी यही मानता है कि जो बालक है वो सामूहिक में, है ना, और ज़्यादा सीखता है, कुल मिला के समूह में जो होता है बालक ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उच्च क्रमीय चिंतन, है ना, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न डॉट डॉट की मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं कि संकेतों और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, तथ्यों नियमों को सूत्रों का ज्ञान व एल्गोरिज्म। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है संकेतों और चित्रों के ज्ञान से नहीं, है ना, और तथ्यों नियमों की बात हम नहीं कर सकते, ये नेगेटिव होता है ना, और यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना। तो कुछ सीमा तक क्या करना है, संज्ञानात्मक विकास, यहाँ पे विकास होगा, है ना, थोड़ी सा गलत है यहाँ पे विकास होगा और उसका ज्ञान करना, ठीक है ना। तो ये उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित है, ठीक है ना। संज्ञानात्मक चिंतन जो होता है ये उच्च क्रमीय चिंतन है, ठीक है ना, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, देखिएगा क्या कहता है। कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है ना। तो ये क्या है कि कक्षा में शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को क्या करती है, चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है ना। यदि वो बच्चों से कह रही है कि आप जो है चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए, तो एक शिक्षिका का उद्देश्य क्या है। आप भी विद्यालय जाएंगे कल के दिन, तो किसी भी गतिविधि का उद्देश्य तो रखेंगे आप भी, ठीक है ना। तो यदि बालक से हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वही देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थी की सहायता करना। गलत बात। देखिएगा कहीं भी कंठस्थ करना आ जाए ये नेगेटिव है, ठीक है ना। कंठस्थ का मतलब होता है याद रखना, याद करना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड कहता है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं की व्याख्या करने में विद्यार्थियों की मदद करना। देखिएगा कहीं पे भी व्याख्या शब्द आ जाए ये भी निगेटिव होता है, व्याख्या नहीं करवाना है बालक से, ठीक है ना। और परिभाषाओं पे भी ज़्यादा बल नहीं देना है, ठीक है। एनसीएफ एनईपी बिल्कुल नहीं मानता है कि अपन को परिभाषाओं से हट के चलना है, ठीक है ना। वो एक अलग समय था जब हम किसी भी चीज़ की परिभाषा याद करते रहे, ठीक है ना, तो ये अब नहीं है, ठीक है। थर्ड कहता है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में, देखिए फिर परिभाषा यहाँ पे, ये भी नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोर्थ क्या कहता है कि विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। ये यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, एक नहीं, केवल एक चीज़ पर निर्भर नहीं रहना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में, है ना, चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थी की सहायता करना, ये यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ चला जाएगा। चलिए कोई समस्या नहीं होगी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। कहता है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है ना, कोई राशिद नाम का बच्चा है, वो कक्षा 5 में, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है ना। लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ पे ये नहीं लगा, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है और अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद जो है डॉट डॉट चरण पर है। देखिएगा अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, आप लोग समझिएगा क्या कहता है यहाँ पे प्रश्न, कि जो विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न भिन्न श्रेणियों में वर्गित तो कर लेता है ना, लेकिन क्या है कि त्रिभुज में 3 कोणों का योग जो 180 होता है ना, होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। यानी 180 डिग्री पे वो कंफ्यूज हो रहा है कि ये है क्या, अमूर्त चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसे जो है क्या बताना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद जो है किस चरण पे है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा ऑप्शन देखते हैं। एक तो क्या है यहाँ पे, एक चीज़ प्रश्न से समझ में आ रही है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई आ रही है ना, यानी अमूर्त चीज़ को उसको समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदिक गामक अवस्था। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है ना, अमूर्त, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि मूर्त चीज़ों को वो कर पा रहा है ना, जो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं उनको वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में जो यहाँ पे बता रहा है अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे दिक्कत है ना, तो स्वाभाविक है कि वो किस में होगा,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसलिए होगा क्योंकि क्या कर रहा है, वो प्रत्यक्ष चीज़ों को वो देख पा रहा है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होगा क्योंकि उसको क्या होगा, अमूर्त चीज़ें समझ में आ ही नहीं रही, ठीक है ना। तो मूर्त संक्रियात्मक चिंतन में क्या होता है कि बालक जो है जो सामने देखता है उसी के बारे में चिंतन करता है, ठीक है ना। तो ये प्याजे की महत्वपूर्ण अवस्था है, आपको ध्यान रखना। चलिए, कोई दिक्कत है नहीं होगी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीय क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, ठीक है ना। यहाँ गणितीय करण बच्चे के डॉट डॉट क्षमताओं का विकास करने की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि बच्चों की क्षमताओं का विकास करना है। एनसीएफ जो मानता है कि गणितीय क्षमताओं का विकास करना है, बालक को रटवाना नहीं है कोई चीज़, है ना। आपको प्रश्न नहीं देखना है, यहाँ पे पकड़िए, आप लोग प्रश्न को पकड़ना सीखिए कि क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो गणितीय क्षमताओं का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। तो उसी बारे में आपको देखना है। फर्स्ट कहता है पूर्व धारणाओं को तार्किक निष्कर्ष की अनुशीलन करने में, वर्गमूल और घनमूल निकालने में गलत बात, ठीक है ना। गणितीय क्षमता का विकास इतने से नहीं होगा। प्रमेय को सिद्ध करने में गलत बात, छोटा बच्चा है, प्रमेय सिद्ध नहीं कर सकता। रेखीय समीकरण, ये तो और बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूर्व जो धारणाएं हैं, जो पहले से उसके दिमाग में धारणाएं हैं, उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने में ये महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एनसीएफ से है, देखिएगा क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो है डॉट डॉट पर बल देती है। गणितीय चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, नहीं, जो चयनित शिक्षार्थी केवल उसे नहीं पढ़ाना। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, क्या ये सही हो जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। थर्ड कहता है विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए उनकी परीक्षा होनी चाहिए, क्या यह होगा, है ना। परीक्षा अपन को नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। और फोर्थ कहता है निम्न विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए, गलत बात। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, केवल कुछ बच्चों के लिए नहीं कि आप कुछ बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, प्रत्येक बच्चे पर आपको ध्यान देना, ठीक है। राइट ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणितीय अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देती है, यह गतिविधि क्या है। यानी उसको जो है गणित के प्रयोग विषय पर क्या करती है, पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देती है कि गणित के क्या क्या उपयोग हैं, ठीक है। तो यह गतिविधि किस प्रकार की है, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है गणितीय संकल्पनाओं को उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और ज्ञान और तथा विचारों को साझा करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यहीं पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो गणितीय संकल्पनाओं को उनके प्रयोगों के क्या करना है, संबंध बैठाना, ठीक है ना। और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परीक्षा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को रोकना नहीं है, बालक को बोलने देना है, जितना चाहे उतना बोलने दें। और फोर्थ कहता है गणित की समझ में विद्यार्थी की सहायता करना, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन करवाए हैं मैथ के, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जब पेपर में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि एक एक जो है वहाँ पे एक एक नंबर हमारे लिए कीमती होता है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न हमारे लिए कीमती होता है, इसलिए आप लोग किसी भी प्रश्न को मैं कहता हूँ कि हल्के में नहीं लेना है। यही जो हल्के प्रश्न हैं यही जब पेपर में आ जाते हैं, थोड़ी सा सीटेट में जो है क्या करता है, क्वेश्चनों को घुमा के देता है। तो आप लोग जब आप डेली क्लास को देखेंगे, है ना, और चीज़ों को समझेंगे, तो वहाँ पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से और अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी को करते रहें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।